नमस्कार। आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी दूसरी यात्रा, आपको याद होगा पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर भारत की ओर की थी, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, श्रीनगर के लाल चौक तक। अब उन्होंने दूसरी यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये पूरब से पश्चिम भारत की ओर ये यात्रा होगी। यात्रा का प्रारंभ मणिपुर से होगी और अंत इसका मुंबई में होने की घोषणा हुई है। यात्रा 14 जनवरी से प्रारंभ होगी और संभवतः ये 20 मार्च को ये मुंबई में खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान वो 6000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे और इस यात्रा को नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। पहले वाली यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। इस बार की यात्रा का नाम है भारत न्याय यात्रा। और कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के दौरान आर्थिक न्याय पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जब ये यात्रा हो रही होगी उसी समय भारत में चुनाव की रणभेरी बज चुकी होगी, चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी होगी और जो चुनाव प्रचार है वो भी, ये तो मैं नहीं कहूंगा फुल स्विंग में होगा, लेकिन प्रारंभ हो चुकी होगी। और इस यात्रा को भी उसी चुनाव प्रचार के एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। जो पहली यात्रा हुई थी उससे कांग्रेस का मानना है कि उसे हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा जीतने में मदद मिली थी, या उस यात्रा के प्रभाव से ये उन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीत पाए थे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वो यात्रा तेलंगाना होकर भी गुजरी थी, जहां पर कि अभी हाल में 1 महीना पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई। ये तो हुआ एक आंकड़ा जो सबको दिखाई देता है, लेकिन इस आंकड़े का एक दूसरा पहलू भी है। तेलंगाना के जिन क्षेत्रों से होकर राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, वहां पर उस यात्रा का उतना प्रभाव नहीं हुआ था जितना कि अन्य क्षेत्रों में जहां पर वो नहीं गए थे। चलिए, ये तो बात हुई कि जब यात्रा प्रारंभ होगी तब क्या होगा। मैंने पिछले अंकों में भी आपको कहा था कि ये यात्रा, इस यात्रा का प्रभाव को अगर थोड़ा आप ढंग से एनालाइज करें, तेलंगाना में कांग्रेस ने किसी राष्ट्रीय दल का अर्थ आता है कि यहाँ पे भाजपा को नहीं हराया है। वहां पर उसने एक क्षेत्रीय दल जो टीआरएस थी, बाद में उन्होंने अपना नाम बदल कर बीआरएस कर लिया था, केसीआर की पार्टी है, वो एक क्षेत्रीय दल है, वो तेलंगाना की पार्टी है, उसको उसने हराया था। तो इससे भाजपा को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और अभी जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी उन सब में क्षेत्रीय छत्रप जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो इस यात्रा का सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे अनुसार इन क्षेत्रीय छत्रपों पर पड़ने की संभावना है। और स्वाभाविक है, ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया अलायंस के भी गठबंधन में, वो ज्यादा खुश तो होंगे नहीं। इसके पीछे कारण है, 80 के दशक तक कांग्रेस काफी मजबूत हुआ करती थी। 80 के अंत में, 80 के दशक के उत्तरार्ध में क्षेत्रीय दलों का उभार मंडल कमीशन के साथ आरंभ हुआ और इन सभी क्षेत्रीय दलों ने किसके वोट बैंक पे कब्जा किया। ये सबके सब कभी न कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, और जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसके बल पर, उसके वोट बैंक के सहायता से या समर्थन से ये सभी दल, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और मजबूत होते गए। तो स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस इन जगहों पर मजबूत होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी या सबसे ज्यादा हानि किसको होने वाली है? क्षेत्रीय दलों को होने वाली है। चलिए, अब ये जब यात्रा होगी तो इस पर और भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आइए, एक और घटना इंडिया अलायंस के बीच ही हुई है। दोस्तों, इंडिया अलायंस में सा और मात का खेल अभी भी जारी है। पता नहीं सीट शेयरिंग कब होगी, नहीं होगी, लेकिन सह और मात का खेल प्रारंभ है। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक बैठक हुई थी अभी 4-5 दिन पहले। उस बैठक में सबसे पहली चाल ममता बनर्जी और केजरीवाल ने चला। उन्होंने कहा कि हम जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दक्षिण से हैं, दलित नेता हैं,
और काफी बड़ा उनके पास अनुभव है, इन लोगों का मानना है ऐसा। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। ये उनके तरफ से एक चाल थी। अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? सबसे पहले तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार को किनारे करना चाहते थे कि अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी में भी उनके खिलाफ बोलने किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो दलित भी हैं और दक्षिण से आते हैं। और नीतीश कुमार का तो पूरा का पूरा पत्ता ही साफ हो गया इस मूव से। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सबने मान लिया। जब मीटिंग खत्म हुई थी उसके तुरंत बाद जब मीटिंग से बाहर निकल रहे थे सीताराम येचुरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन इसकी गूंज की मल्लिकार्जुन खड़गे, इस पर काफी टीवी में बहस भी हुई कि भाई वो कैसे उम्मीदवार होंगे, उनकी क्या संभावना है, आदि आदि पे काफी चर्चा हुई। लेकिन ये सहमत का खेल है। ये तो पहली चाल थी। दूसरी चाल पश्चिम भारत से आई। ये हैं एनसीपी के शरद पवार, बड़े अनुभवी नेता। इनको कुछ लोग चाणक्य मानते हैं, बड़े तेज तर्रार हैं और इनकी चाल किसी के समझ में नहीं आती, लोग ऐसा भी कहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि महाराष्ट्र में भी इनके भतीजे ने ही इनको जबरदस्त पटकनी दी है कुछ महीना पहले, इनकी पार्टी को ही तोड़ दिए। तो इन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने कहा ना, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा इंडिया अलायंस की तरफ से। जब हम चुनाव जीत जाएंगे तब हम प्रधानमंत्री पद की बात करेंगे और तब हम प्रधानमंत्री का नाम तय कर लेंगे। तो ये इनके तरफ से दूसरी चाल थी। ये कांग्रेस को बड़ी राहत देने वाली चाल थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी छोटा सा झुंझुना दे दिया कि संभावना अभी भी बनी हुई है कि अगर हम जीत जाएंगे, अगर इंडिया अलायंस जीत जाएगी तो नीतीश कुमार जी के पास अभी भी उम्मीद है कि हाँ, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये शरद भाऊ का चाल था। लेकिन ये चाल अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच में एक और खबर आई। खबर यह है कि बंगाल के कांग्रेस के नेता, जिसमें अधीर रंजन, जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और साथ में दीपादास मुंशी आदि अनेक वरिष्ठ नेता जाकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। साथ ही वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और भी कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस का मौजूद थे। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि हम टीएमसी से गठबंधन नहीं चाहते और अगर टीएमसी से गठबंधन होगा तो पार्टी में विद्रोह हो जाएगा और कई पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर बंगाल में वो किसी अन्य दल में शामिल हो जाएंगे। इन लोगों का कहना था कि वामपंथी पार्टियों से तो गठबंधन संभव है, उससे पार्टी के लोग नाराज नहीं है, लेकिन टीएमसी से किसी भी कीमत पर यह गठबंधन को तैयार नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया। अभी 6 महीना पहले वहां पे एक चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का एक लौता एमएलए जीता। इससे पहले कांग्रेस की विधानसभा में कोई सदस्य नहीं था, वो एक लौता जीता। हफ्ता भर के अंदर में पता नहीं उसको धमकाया गया या कौन सी लालच दी गई या एकाएक उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो टीएमसी में शामिल हो गया। तो कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस के एक एमएलए को ममता बनर्जी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है तो ऐसे पार्टी से गठबंधन करने का कोई तुक ही नहीं है। दूसरी चीज कि उनका कहना है कि ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को गुंडों से पिटवाती हैं, पुलिस से पिटवाती हैं और आए दिन किसी न किसी तरह से हमें वहां पे तंग करती है, हमें वहां राजनीति तक नहीं करने देती है। और एक और भी चीज है कि मैं कांग्रेस के बंगाल यूनिट के सदस्यों से सहमत हूं। देखिए साहब, अगर गठबंधन होती है, मान लिया जाए कि खून का घूंट पीकर बंगाल कांग्रेस यूनिट तैयार भी हो जाती है कि ठीक है साहब, हम आपके साथ में गठबंधन करेंगे, मैंने ममता बनर्जी के साथ में गठबंधन करें। उनको सीट कितनी मिलनी है? उनको ममता बनर्जी पहले ही कह रही कि भाई हम दो या 3 सीट देंगे। तो अभी भी तो कांग्रेस के पास में 2 सीट है, तो इससे इनको फायदा क्या होने वाला है? इस गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ एक नाम का है कि भाई हम लोग इंडिया अलायंस में हम लोग साथ साथ हैं। और ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, अगर आप इनकी मंशा को बहुत गौर से अगर विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जो भाजपा कहती है ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, भाजपा नहीं,
ये क्षेत्रीय दल चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, क्योंकि जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो उस स्पेस में वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भरेगा कौन? उसको ये क्षेत्रीय दल भरेंगे। इसी तरह से एक और घटना हुई है। राहुल गांधी ने बिहार यूनिट के, जो कांग्रेस का यूनिट है, उसके वरिष्ठ नेताओं से बात की है और यहां पे सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है इंडिया अलायंस में, कांग्रेस के दृष्टिकोण से। मैं आरजेडी और जेडीयू की बात अभी थोड़ा आगे करूंगा। वहां के यूनिट ने ये मान लिया है कि भाई हम लोग यहाँ पे कुछ अकेले दम पे कुछ कर नहीं सकते हैं। पिछली बार उनको 9 सीट गठबंधन में मिला था, तब जेडीयू उस गठबंधन में नहीं था। उस समय आरजेडी, वामपंथी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, जिसमें इनको 9 सीट मिली थी, 9 लोकसभा की सीट चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें ये एक सीट जो किशनगंज का सीट है वो जीत पाए थे। तो ये लोग ये मानने को तैयार हैं कि चूंकि इस बार जेडीयू भी गठबंधन में शामिल है तो हमारे सीट की संख्या कम होगी, और वो इसके लिए मानसिक रूप से कम बिहार कांग्रेस यूनिट तैयार है, और जो सही भी है, क्योंकि अगर आपको 9 ने आपको 15 सीट दी, आप जीतने वाले कितने हैं? सबसे मुख्य बात तो ये है। अब यहाँ पे ये इससे भी बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में ये आया है कि लालू यादव अब बेकरार हो गए हैं। वो किसी भी तरह से अपने पुत्र तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी बाप चाहता है कि भाई उसका बेटा उन्नति करे, तरक्की करे, जल्दी से उच्च पद पे पहुंचे। लालू यादव उससे भिन्न नहीं है, वो भी चाहते हैं, और गलत क्या है। लेकिन इसके कारण जेडीयू की आंतरिक राजनीति में भूचाल आ गया। ललन सिंह, मजेदार चीज ये है कि ललन सिंह वही व्यक्ति है जिसने लैंड फॉर जॉब के लिए जो सारे दस्तावेज है वो सीबीआई और ईडी को मुहैया करवाया था। लैंड फॉर जॉब में आपको पता ही होगा, कभी हाल ही में लालू यादव और तेजस्वी यादव जी को ईडी ने समन भेजा है। हालांकि जो खबर आ रही है, तेजस्वी के साथ साथ लालू यादव भी ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे या नहीं होने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि 5 जनवरी को ये होना है, तो अभी से कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि नीतीश की पार्टी के जो ललन सिंह है, वरिष्ठ नेता, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी नजदीकियां लालू यादव से बढ़ गई। मैंने बिहार की राजनीति अजीब है, अजीबोगरीब है कि जिस ललन सिंह ने पिता पुत्र दोनों को अभी लैंड फॉर जॉब के स्कैंडल में फंसाया था, सारे दस्तावेज मुहैया करवाए थे, वो व्यक्ति आज के तारीख में लालू परिवार का काफी करीबी है। नीतीश को यह नागवार गुजरा। वो अपने पार्टी, यही कारण था कि जब इसी तरह की घटना पहले 20 में हुई थी, जब जेडीयू के बहुत सारे नेता बीजेपी के नजदीक होने लगे थे, तो नीतीश जी ने तुरंत गठबंधन तोड़ा और लालू जी के साथ चले गए। अब इनके साथ फिर वही हो रहा है कि अब जो इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लालू जी से गलबहियां कर रहे हैं। नीतीश जी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 29 तारीख को जेडीयू का, इसी महीने में दिसंबर में, राष्ट्रीय सम्मेलन जो दिल्ली में होने वाली है। वैसे तो कल ही कुछ लोगों ने ये उड़ा दिया था, अफवाह उड़ा दिया था कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो जेडीयू के आधिकारिक जो बयान है उसके अनुसार अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन ये तय मानिए कि ललन सिंह का इस्तीफा होना ही होना, और फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे जेडीयू का, और वो एक नई टीम तैयार करेंगे। इस नई टीम में क्या होगा कि सारे के सारे जो ये नेता जो जेडीयू के हैं और लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उन सबको दरकिनार किया जाएगा। ये तो कम से कम होना ही होना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए, ये होना ही होना है। और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश बाबू एनडीए में आने के लिए फिर से बेकरार है। अब पता नहीं उनकी बेकरारी का आलम क्या है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, हालांकि वो अभी भी इंडिया अलायंस की ही बातें कर रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू का जो अतीत रहा है वो पलटने का रहा है। वो कब किस ओर पलट जाए ये संभवतः नीतीश बाबू को ही पता नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही यथार्थवादी और बहुत ही व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं। वो व्यक्तिगत संघ का, हमको लगता है कभी कभी कि नीतीश बाबू कान के भी कच्चे हैं। इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और होता यह है कि बार बार उनकी राजनीति में शिकार परिवर्तन। ये एक महामानव से बौना बनने तक का सफर है।
माने राजनीति के महामानव का एक राजनीति का बौना बनने की जो यात्रा होती है, वो नीतीश बाबू का जीवन है। ये कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो आदमी के व्यक्तिगत जो चरित्र होता है, जब उसका हास होता है, जब आदमी व्यक्तिगत लाभ और द्वेष के आधार पर अपनी नीतियों को तय करता है, तब कोई नीतीश बाबू बन पाता है। अभी हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे आने वाले अंकों में। दोस्तों, आप लोग प्रोत्साहन दे ही रहे हैं और दीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।